नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिसेन आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स तैयारी तो कर रहे हैं, किंतु उनके मन में सिलेबस को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं, जिज्ञासाएं हैं कि सिलेबस पुराना ही होगा या उसमें कुछ चेंजेस होंगे, क्या साइंस का पोर्शन भी इंक्लूड होगा सिलेबस में, और क्या सिलेबस में कुछ नया ऐड हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आपके सिलेबस को लेकर जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और सिलेबस को डिकोड भी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीईबी अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रिसेंटली वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई थी, चयन परीक्षा, उसमें आपने देखा, जिसमें 90 से 95% सिलेबस एज इट इज़ सेम टू सेम था। तो आपको जो 5% चेंजेस हो सकता है उसको ना देखते हुए 95% पर फोकस करना है, क्योंकि 5% जो बदलेगा या कुछ हटेगा या कुछ इंक्लूड होगा, वह जो भी होगा उसे आप पहले से ज़रूर पढ़ रखे होंगे, क्योंकि मैथ्स में कहाँ कुछ बदलता है। 10 साल पहले जो चीज़ें थी आज भी वही है, बस सॉल्व करने की अप्रोच में थोड़ा अंतर आया है। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके सिलेबस को डिकोड करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आपको अभी किस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आपके विषय वस्तु यानी कि कंटेंट की, तो जिसके अंतर्गत आपको पहले संख्या पद्धति पढ़ना है और इसमें भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक की पहचान एवं समझ और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत जो भी संख्याएं बनती है उनकी एक गहरी समझ होना जरूरी है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कि 9th और 10th का पोर्शन है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। उस पर आधारित 1 या 2 प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएं और अपरिमेय संख्या, आपको दोनों को कवर करना है। घातांक एवं परिमेय घातांकों के लिए घातांकों के नियमों का अनुप्रयोग भी आपको देखना है। घातांकों से संबंधित छोटे छोटी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है कि गुणा करने पर घाते जुड़ती है, घटती है, कैसा क्या होता है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पॉलिनोमियल यानी कि जो बहुपद है उसकी बात करेंगे, तो बहुपद एवं परिमेय व्यंजक भी आपको देख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो वो होने वाला है आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का टॉपिक, जिसके की अंतर्गत आपको बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएं देखना है और अनुपात, समानुपात, एकिक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती विचरण और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको देखना है। बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक आपको लग रहे होंगे, लेकिन इससे बहुत ही हायर लेवल तक के प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगर एकिक नियम और प्रतिशत की ही बात करें तो इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिखा है, लेकिन आपको इसके साथ ही साधारण ब्याज को भी कवर कर लेना है। और साथ में जो किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हैं वो भी एक आध प्रश्न आपका बन सकता है, उसको भी देखना है। लघुगणक यानी कि जो लॉगरिथम है उस पर आधारित जो आपके फार्मूलेज हैं उससे संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसको भी आपको कवर करना है। इसके बाद एक चर राशि का एक घातीय समीकरण और 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियों को भी आपको कवर करना है। जैसे कि आपको पता है विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, ये विधियों पर आधारित आपके प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपके जो प्रश्न ये बनेंगे ये इबारती होंगे दोस्तों, और इन इबारती प्रश्नों को आपको समीकरण में बदलकर अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा। तो आज आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके तीसरे टॉपिक की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति का टॉपिक, जिसके अंतर्गत आपके ज्योमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट है, मूलभूत आपके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको देखना है। इसके बाद त्रिभुज के जितने भी गुणधर्म हैं, जितने भी प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं और उन त्रिभुजों की जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है। पाइथागोरस प्रमेय और इसके अंतर्गत जो ट्रिपलेट है उसका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे तो कोण बनेगा, आपको कोण से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं। कोण से संबंधित प्रश्नों के लिए आप कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसको अच्छे से कवर करें दोस्तों, उसमें बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें दी हुई है। इसके बाद सममिति की अवधारणा हो गया, वृत्त आपका सर्कल हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके जरूर बनने वाले हैं। सर्वांग समता, सममितता, इनको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो आपका वह टॉपिक है त्रिकोणमिति का टॉपिक, जिसके अंतर्गत आपके त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और इसको अच्छे से कवर करने के लिए आपको 11th क्लास की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छे से देख लेना है दोस्तों। मैंने भी जब 11th पढ़ाया था तो उसमें काफ़ी अच्छे से ये त्रिकोणमिति का दिया हुआ है, जिसको कि मैंने स्वयं बच्चों को पढ़ाया था। इसके
इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की दोस्तों, तो वह रचनाएं से संबंधित टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी प्रश्न बन सकते हैं। आप कभी भी ये गलती ना करें कि किसी भी टॉपिक को बिना पढ़े जाएं। अभ्यर्थी अधिकतर यही गलती करते हैं कि इससे क्या आएगा, हम इसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन यह गलती आपको नहीं दोहराना है। मैं आपको पुनः बता दूँ, हो सकता है कि त्रिभुज की रचना एवं रेखाखंड का विभाजन से संबंधित आपके प्रश्न बन जाए, मतलब त्रिभुज की 3 भुजा दे दी जाए और क्या इससे त्रिभुज बनाना संभव है, यह आपको पूछा जाए तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। उसी प्रकार चतुर्भुज की रचना से संबंधित प्रश्न भी आपके बन सकते हैं, तो इसको आप जरूर NCERT को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है छठवां, वह है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का टॉपिक, जिसके अंतर्गत आयताकार पथ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 2D और 3D जैसे कि वृत्त, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इन पर आधारित आपके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जिनको कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद अन्य टॉपिक की अगर हम बात करें तो 7वां जो कि IMP टॉपिक होने वाला है आपका सांख्यिकी का टॉपिक, जिसके अंतर्गत दंड आलेख, आयत चित्र और माध्य माध्यिका एवं बहुलक की गणना से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आप याद रखिएगा कि माध्य माध्यिका और बहुलक की गणना से संबंधित और इन तीनों में रिलेशन से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में 2 या 3 जरूर आ रहे हैं, तो इस बार भी इसका वेटेज हो सकता है। इसके बाद आपके आवर्ती, संचयी आवर्ती, पाई चार्ट, आवर्ती बहुभुज खींचना, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके जरूर बनेंगे। तो ये तो आपके मैथ्स के जो मोस्ट IMP टॉपिक हो सकते थे दोस्तों, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सिलेबस में साइंस के पूछे जाने की, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सिलेबस में साइंस का वेटेज भी हो सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि DPI के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक शिक्षक के रूप में गणित विषय को पहली प्राथमिकता दी गई थी। अर्थात किसी स्कूल में अगर बच्चों और शिक्षकों का अनुपात कम है तो ऐसी स्थिति में पहला शिक्षक गणित विषय का लिया जाना तय था, जिसको कि विज्ञान विषय भी पढ़ाना आवश्यक था। तो ऐसी स्थिति में आपको विज्ञान विषय का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए विज्ञान विषय भी पूछा जा सकता है। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत, विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। इसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद अगर 9वें टॉपिक की बात करें तो भौतिक राशियां जैसे कि समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इनके मापन के लिए जो भी मापन की पद्धतियां हैं, चाहे आप SI पद्धति की बात करें या MKS पद्धति की, FPS पद्धति की बात करें, ये सभी पद्धतियों पर आपको प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम 10वें टॉपिक की बात करें तो आपके केमिस्ट्री पर आधारित कुछ पोर्शन जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पदार्थ संबंध देखेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ, धातु अधातु, अणु परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण और उसके गुण धर्मों पर आधारित आपके प्रश्न जरूर बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम 11वें, 12वें और 13वें टॉपिक की बात करें तो दोस्तों यह बहुत ही 11th क्लास की फिजिक्स के बहुत ही फेमस टॉपिक हैं, जो कि मैंने 11th क्लास की फिजिक्स में भी बच्चों को पढ़ा चुका है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे टॉपिक। और इनसे संबंधित आपके न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन भी जरूर बन सकते हैं, जैसे कि आपको बता दूं बल, गति एवं दाब, कार्य ऊर्जा और मशीन, ताप एवं उष्मा, इससे आधारित प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको कवर करने के लिए आप लुसेंट का जरूर अध्ययन करें, और लुसेंट की एक MCQ बुक आती है उसका भी जरूर अध्ययन करें। और उसके बाद 11th के कुछ जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके न्यूमेरिकल जो सरल हो सकते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैथ्स पढ़ने के साथ ही साथ आपको इन टॉपिक्स को भी 1-1 घंटे रोज देखना है। हो सकता है कि इससे आपके प्रश्न बन जाएं और अंत में आपको पछताना पड़े अगर आपने नहीं पढ़ा तो। इसके बाद अगर हम पेडागॉजी की बात करें दोस्तों, तो पेडागॉजी बहुत ही आसान होगी, और पेडागॉजी के लिए मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैथ्स की संपूर्ण पेडागॉजी आपको दी हुई रहेगी और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लाते रहता हूं और आगामी समय में लाते रहूंगा। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।